और दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पुरानी वीडियोस में अभी तक ये सारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज तक हम पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें फिर अभी तक जो हमने पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और अब आपका जो एक काम है, जो आपको वो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें ताकि वो भी इन सब चीज़ों को देख करके आसानी से चीज़ों को जान सकें और चीज़ों को पढ़ सकें। देखिए, तो अब ये जो वीडियो है ये है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि आपने हिंदी व्याकरण जो ग्रामर है आपका, उसमें आपने कुछ एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं संधि विच्छेद। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? संधि विच्छेद। ओके, अब उसमें क्या है, हम देखते थे कि दो शब्द होते थे, उसको तोड़ के देखा जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एग्रो बेस्ड। ठीक है, एग्रो बेस्ड। एग्रो का मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर। तो जितनी भी चीजें जो एग्रीकल्चर से हमें मिलने वाली हैं यहाँ पर, वो सारी किसमें आएंगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आने वाली हैं। फिर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें कुछ चीजें, जैसे कि हैं आपकी कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल्स हो गए, शुगर हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। ये सारी चीजें जो हैं हमारी वो किस में आती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती हैं। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के ऊपर बेस करती, उनके आधार पर चलती हैं, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक टॉपिक है अपना कॉटन टेक्सटाइल, और एक और टॉपिक है जो है जूट टेक्सटाइल। यहां तक हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है एक बहुत ही एक यूनिक पोजीशन को ऑक्युपाई करती है। फिर क्यों ऐसा होता, क्यों है ऐसा, क्यों है कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इंडियन इकोनॉमी में एक यूनिक पोजीशन को ऑक्युपाई करती हैं? कारण क्या है? बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है कॉन्ट्रीब्यूट करती है किसमें? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। कॉन्ट्रीब्यूट करती है किसमें? पहला हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा काम क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। ठीक है, नौकरी वगैरह, रोजगार वगैरह को ये क्या करती है? एम्प्लॉय जनरेट करती है। तीसरा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। क्या? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो तीन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तीन चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करती है। एक हमारा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तीसरा हो गया फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमारी। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री। कंट्री के अंदर में ये एक अकेली इंडस्ट्री एक ऐसी है जो कि खुद ही अपने आप में सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब यहाँ पर है आत्मनिर्भर है, जिसकी खुद की एक कंप्लीट एंड कंप्लीट इन अ वैल्यू चेन। एक वैल्यू चेन के अंदर में ये अपने आप में कंप्लीट है। फिर चाहे वो रॉ मटेरियल से लेकर के हम हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात कर लें, वहां तक ये कंप्लीट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फिर हम ये थोड़ा सा एक आपके मैप आया है स्क्रीन पर, आप देखेंगे कि ये जो मैप है, हम इसमें जरा कुछ चीजों को देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इस मैप को। इसमें तीन चीजें के बारे में हमें जानना है। एक देखो, एक इसमें दे रखा है कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल। तीन चीजें दे रखी हैं और हमें ये देखनी है ये जगह कहाँ पर है। देखिए, अभी जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए अब कहाँ पर मिलेंगी हमको। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी एक मुरादाबाद में मिल रही है, हमको कानपुर में मिल रही है, और इधर अगर हम देखें तो आपका ये जो मुर्शिदाबाद है, हुरा है, हुगली है, ये सारी ये कुछ जगह हैं। जैसे यहाँ पे वर्धा है, और यहाँ पे देवास है, इंदौर है, उज्जैन है, वडोदरा है, सूरत है, औरंगाबाद है, ये क्या जलगांव है, ये पुणे है, मुंबई है, और इधर चेन्नई में
इधर मदुरई, कोयम्बटूर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें मिलती हैं। अभी जो रेड टाइप का जो आपको रेड जो साइन बना हुआ है, ये सारा का सारा साइन किसके लिए है? ये वुलन टेक्सटाइल्स के लिए। अब वुलन टेक्सटाइल्स में हमारे पास कौन कौन सी आ गई? एक तो सबसे ही ज्यादा फेमस वुलन के लिए है वो है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर के बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम देखते हैं साउथ की तरफ आते हैं तो फिर ये अमृतसर होता है, देन उसके बाद लुधियाना आता है, फिर पानीपत, गुड़गांव, और इधर आप देखेंगे आगरा है, और ये शाहजहांपुर है, कानपुर है, ग्वालियर है, जयपुर है, बीकानेर है, और यहाँ पर अहमदाबाद है, जमुनानगर है, और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा और नीचे इधर की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि मुंबई में भी है हमारे पास वुलन इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बेंगलोर वगैरह में भी आपके पास ये जो वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो है। तीसरा वाला है हमारा सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब देखिए सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको ज्यादा जगह नहीं मिलेंगी, बहुत कम जगह मिलने वाली हैं। जैसे कि अब यहाँ देखेंगे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको यहाँ मुर्शिदाबाद में मिल रही है, और ये आपका बांकुरा में मिल रही है, और यहीं अगर हम देखें तो कोलार में मिल रही है, बेंगलोर में मिल रही है, मैसूर में मिल रही है। ये कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अब देखिए इस मैप को हमने देख लिया कौन सी जगह पर कहां पर चीज है। इस मैप को हमको याद देखना है कि इसकी मैप की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैप की इसको प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि क्या होता है पेपर में कोई भी चीजें आ जाती हैं आसानी से, और पेपर में ये कोई भी दे देंगे कि यहाँ में से कोई भी 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जगह पर आप मार्क कीजिए, या फिर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे मार्क कीजिए, या फिर किसी का एक का नाम दे देंगे और वो वहां पर बोलेंगे कि इसको मार्क कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक अगला आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो देखिए हम एशियंट इंडिया में देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल जो था, हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल था उसको हम स्पिनिंग, हैंड स्पिनिंग से या फिर हैंडलूम वीविंग टेक्निक से किया करते थे। अब हैंड स्पिनिंग हुआ करती थी, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स हुआ करते थे हमारे, तो उससे ये सारी चीजें, स्पिनिंग मतलब बुनाई कताई, ये सब चीजें हुआ करती थी, हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स हुआ करती थी। फिर 18वीं सदी में देखा हमने कि पावर लूम्स आ गए। पहले क्या होता था, सारा काम मैनुअल था, ठीक है, मैनुअल वर्क हुआ करता था, हाथ से चीज चलती थी। देन उसके बाद आपके पावर लूम आ गए। किसमें आ गए? पावर लूम। अब यहाँ पर इंजन्स का प्रयोग होने लग गया, यहाँ पर बिजली का प्रयोग, मतलब एनर्जी का प्रयोग होने लग गया। अब our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill made clothes from the England। हमारी जो खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या है, अब एक परेशानी में आ गई, बहुत परेशानी में झेलने लग गई। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा था, और हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो इतनी अभी डेवलप नहीं हुई थी कि वो इंग्लैंड की मिल मेड जो क्लोथ्स थे, इंग्लैंड की मिल्स में जो और पावर लूम्स के द्वारा जो बनाए जाते थे जो कपड़े, उनसे कंपीट कर सके। तो उनसे कंपीट कर नहीं सकते थे। तो इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। ये आपको याद रखना है कि पहली फर्स्ट टेक्सटाइल मिल हमारी कब एस्टैब्लिश हुई, तो ये हमारी हुई कहां पर, 1854 में मुंबई में ये हमारी एस्टैब्लिश हो गई। देन हम देखते हैं कि द 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। जब यूरोप में जब जो 2 वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, तब जो इंडिया था, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था। देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लोथ्स इन यूके। उस टाइम पे यूके में डिमांड थी क्लोथ्स की बहुत ज्यादा। इस वजह से उन्होंने क्या हुआ, हमारे देश की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बूस्ट किया। हेंस दे गिव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। In early years, cotton textile industries was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनको हमने देखा कि वो ज्यादातर, आप देखेंगे कि वो जो थी जितनी भी, वो ज्यादातर हमें देखेंगे कि वो जो गुजरात और महाराष्ट्र वाली जो हमारी बेल्ट है वहीं तक सीमित रह गई थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। अब कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो क्षेत्र था गुजरात और महाराष्ट्र वाला, यहाँ पर आसानी से रॉ कॉटन मिल जाता था, मार्केट आसानी से मिल जाती थी। ट्रांसपोर्ट जो था, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एटसेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड इट्स लोकलाइजेशन।
अब सारे के सारे ये फैक्टर्स थे। अब ये देखिए, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी जरूरत होती है। कच्चा माल आसानी से मिल गया, मार्केट बेचने को वहां पे आसानी से मिल गई, ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पर आपको पोर्ट फैसिलिटीज आसानी से वहां पे मिल गई थी, और लेबर, चीप लेबर में मिल गई, मॉइस्ट क्लाइमेट मिल गया, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए, जो कॉटन को ग्रो करने के लिए, वो सारी की सारी गुजरात और महाराष्ट्र बेल्ट में हमारे को मिल गई। इस वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो सारी की सारी वहां पर इस क्षेत्र में, इस वाली बेल्ट में क्या हो गया कि ये कंसंट्रेट हो गई वहां पर। फिर हम देखते हैं कि दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये एक क्लोज लिंक बनाती है किसके बीच में, एग्रीकल्चर के बीच में, और ये क्या फार्मर्स को एक लिविंग, फार्मर्स को एक रहने का एक जरिया देती है। कॉटन बॉल प्लगर्स वर्कर्स इंगेज्ड इन द गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्ट्रीमिंग। अब ये जो इंडस्ट्रीज है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इनसे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे हैं इस कॉटन का, उनके लिए उनको एक रोजगार देती है। दूसरा, जो लोग जो कॉटन बॉल्स होती है उनको प्लग करते हैं पौधों से, जो तोड़ते हैं उनको भी एक रोजगार मिलता है। और जो काम करते हैं उस खेत में, जो लोग काम करते हैं, जो कि गिनिंग के लिए, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए, डाइंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, टेलरिंग के लिए, सीविंग के लिए, इन सब के लिए भी ये एक रोजगार बनती नजर आती है। हम देखते हैं द इंडस्ट्रीज बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज होती है हमारी, बाय क्रिएटिंग द डिमांड, जी जब ये इंडस्ट्री जो होती है ये डिमांड जब बनाती हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज को भी इससे फायदा मिलता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज एंड डाइज। अब जब कॉटन इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो डाइज वगैरह बनाती हैं, कलर वगैरह बनाती हैं, उनको भी इससे उनको भी एक काम करने का और आगे बढ़ने का मौका इन इंडस्ट्रीज से मिलता है। फिर पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है, पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी उनकी, तो पैकेजिंग मटेरियल जो बनता है उनके लिए पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए फायदा है। देन इंजीनियरिंग वर्क, अब इसमें मशीन वगैरह यूज करोगे तो वहां पे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी हमको, तो इंजीनियरिंग वर्क के लिए भी यहाँ पर कामयाब चीजें हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है, एक इंडस्ट्रीज अगर बड़ी इंडस्ट्री डेवलप करती है तो उसके साथ में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी आसपास में उसके बहुत, उनको भी फायदा मिलता है। While spinning continues to be centralized in महाराष्ट्र, हमने देखा कि स्पिनिंग जो थी वो महाराष्ट्र में कंटिन्यू हो गई भाई, वहां पे सेंट्रलाइज हो गई, गुजरात में, तमिलनाडु में। और वीविंग जो थी, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइनिंग ऑफ द वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एटसेट्रा। ठीक है, स्पिनिंग जो था, स्पिनिंग का जो काम था ना, ये तो हमने देखा कि ये तो एक सेंट्रलाइज हो, कंसेंट्रेट हो गया एक जगह पर, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु में। लेकिन वहीं हमने वीविंग देखा तो वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। कहने का मतलब ये अलग अलग जगह पर, वीविंग का काम तो हम अलग अलग जगह कर सकते हैं, स्पिनिंग का काम कहीं एक ही जगह पर टिका रह गया, कुछ जगह पर ही टिका रह गया। अब जब जो हाई वीविंग का जो काम था उसमें क्या एक स्कोप मिल गया लोगों को कि ट्रेडिशनल स्किल्स के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कॉटन के ऊपर डिजाइन करने के लिए, सिल्क के लिए, जरी, एम्ब्रॉयडरी, ऐसा कुछ काम करने के लिए स्पिनिंग जो वीविंग का काम था वो अलग अलग जगह पर होने लग गया। लेकिन वहीं हम जब स्पिनिंग की बात कर लेते हैं तो स्पिनिंग हमारा कहीं कहीं पर होता है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। इंडिया जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है उसका, किसमें, स्पिनिंग में। लेकिन weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। अब weaving जो है वो हमारी लो क्वालिटी है, स्पिनिंग तो हम सबसे अच्छा और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल स्पिनिंग तो हम बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन भाई जब वीविंग की बात आती है तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हम दे पाते हैं, और इस वजह से हमको जो अपना जो फैब्रिक है उसको बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ जाता है, और बाहर से चीजें जो वीविंग करने के बाद बाहर से जो चीजें आती हैं फिर उनको हमको यूज करना पड़ता है। तो वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। वीविंग जो है वो हैंडलूम के द्वारा, पावरलूम के द्वारा और मिल्स के द्वारा किया जाता है। और हमारे यहाँ पर अभी हैंडलूम, पावरलूम की जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है, उसको और डेवलप करने की हमको जरूरत है, ताकि जो सबसे अच्छा जो फैब्रिक हम लोग स्पिन कर रहे हैं उसको वीव भी कर सकें। Then the handspun khadi provides large scale employment। जो हाथ से जो हम खादी को जो बनाते हैं, खादी के जो कपड़े हमारे बनते हैं, उससे क्या होता है कि एक बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट होती है। किसके लिए, वीवर्स के लिए, जो चीजों को बुनते हैं अपने घरों में, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए।
अब इंडिया जो है, इंडिया जो अपना यार्न है वो जापान को एक्सपोर्ट करता है। कुछ अदर इंपोर्टर्स ऑफ द कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर, अब जो इंडिया से कुछ और लोग जो हैं जो खरीदते हैं यार्न को, वो यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेपाल हमसे खरीदता है, सिंगापुर खरीदता है हमसे, और श्रीलंका खरीदता है, अफ्रीकन कंट्रीज भी हमसे ये सारी चीजें खरीदती हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें खरीदती हैं। वी हैव अ लार्ज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड, जो कॉटन यार्न का जो ट्रेड है, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिससे कि हम भी काफी ट्रेड करते हैं कॉटन यार्न में। अवर स्पिनिंग मिल्स आर competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in country. ठीक है। अब हमारे देश की, मैंने क्या कहा कि हमारे देश की स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्लोबल लेवल पे कम्पिटेटिव हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि हमारे जो वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वो इतने बड़े लेवल पे हमारा जो यार्न जो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, उससे चीजों को बना नहीं पाती, इसलिए हमको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ जाता है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स। इसमें क्या है कि कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्शन हम देखेंगे कि वो छोटी छोटी जगह पर होता है। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी हुई जगह पर, अलग अलग जगह पर, लोकल मार्केट्स में होता है। इससे क्या होता है कि दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज के लिए ये ड्रॉबैक बनता चला जा रहा है कि देखो अब हमारा क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट, इसमें हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वहीं जो प्रोडक्शन का काम है वो एक स्मॉल यूनिट्स में होता है, फ्रेगमेंटेड एरियाज में होता है। तो इस वजह से ये हमारे लिए एक जो मिसमैच जो हो रहा है, ये एक ड्रॉबैक बन रहा है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न व्हाइल अपैरल गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हैव टू बी इंपोर्ट फैब्रिक। इस वजह से हमको क्या, हमारा जो स्पिनर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने यार्न को, लेकिन हमें जो बाहर से जो हमें क्या करना पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो गारमेंट्स वगैरह हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। Although we have made significant increase in the production, भले ही हमने एक प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा और गुड क्वालिटी में हमने एक बहुत गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन में हमने बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है, द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट। लेकिन जो इम्पोर्ट हमें अभी भी करना पड़ता है चीजों को। पावर सप्लाई इज इरेटिक, पावर सप्लाई हमें आसानी से मिलती नहीं है, इतनी जल्दी से मिलती नहीं है, बहुत कम पावर सप्लाई मिलता है। लेकिन हाँ, हालांकि अब ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बट अभी हमको और इंप्रूव करने की जरूरत है। और मशीनरी जो है हमारी वो पुरानी है, अभी ट्रेडिशनल वे में चल रही है पुराने तौर पे, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है वीविंग के लिए। और प्रोसेसिंग सेक्टर जो है हमारा वो भी बहुत ही ज्यादा अभी इंप्रूव करने की जरूरत है उसमें। अदर बाकी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लो आउटपुट है लेबर का, स्टिफ कंपटीशन है, आउटपुट लेबर जो है वो बहुत ही ज्यादा लो, लेबर जो है आपका लो आउटपुट है लेबर का, और कंपटीशन सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा है। ये सब हमने देखा। फिर हमारे आता है जूट टेक्सटाइल्स। जूट टेक्सटाइल्स का अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन। जूट टेक्सटाइल जो ज्यादातर हम देखेंगे हुगली बेसिन में मिलेगा। इसका फैक्टर्स ये हैं कि प्रॉक्सिमिटी, देखिए प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वहां पर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत ज्यादा है, जूट बहुत आसानी से वहां पर प्रोड्यूस होता है, बहुत बड़े लेवल पर जूट प्रोड्यूस होता है। और इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इतना कोई ज्यादा हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है। सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छा है वहां पर। रोडवेज और वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स। रोडवेज जो हैं, आपकी वाटरवेज हैं, मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स में आसानी से हम इन सब चीजों को, रोडवेज मतलब रोड के थ्रू भी हम चीजों का मूवमेंट करा सकते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटरवेज के थ्रू भी हो सकता है मटेरियल्स का। तो ये भी एक फैक्टर अच्छा होता है। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। रॉ जूट के लिए जो प्रोसेसिंग करने के लिए हमको पानी की बहुत जरूरत होती है, तो पानी भी बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा मात्रा में हमको यहाँ पर आसानी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इस वजह से जूट इंडस्ट्रीज जो है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये इस क्षेत्र में आपको हुगली बेसिन में मिलेंगी। वहीं आप देखेंगे कि चीप लेबर मिल जाती है वेस्ट बंगाल से, और उसके आसपास की जो जुड़े हुए उसके जो
प्रदेश हैं जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से चीप लेबर मिल जाता है। और कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, जो कोलकाता खुद में ही एक अपना एक बहुत ही बड़ा अर्बन सेंटर है, जिससे कि हमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज और एक्सपोर्ट के लिए, जूट गुड्स के लिए, ये सारी चीजें, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, पोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी हमें मिल जाती हैं। तो ये थी हमारी जूट फैक्ट्री, जूट टेक्सटाइल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको जैसा भी ये लगा हो, आपको कुछ भी चीज समझ नहीं हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ नहीं आई, और हम इसको आगे कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।